नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। भारत और कतर ने अपने आपसी संबंधों को और मजबूती और नए रणनीतिक आयाम देने का फैसला किया है। 2 दिवसीय भारत दौरे के अंतिम दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहे। इस मुलाकात में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें औपचारिक तौर पर रणनीतिक संबंधों की घोषणा के अलावा दोहरे कराधान को खत्म करने की व्यवस्था बनाई गई। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और काम करने में सहूलियत होगी। कतर के अमीर का ये दौरा भारत और मध्य पूर्व के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों को कैसे और आगे बढ़ाएगा, क्या कुछ होगा इसका असर, यही करेंगे आज हम चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ रहेंगे 2 खास मेहमान भी। और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की बानगी इसी से दिख जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी का स्वागत करने खुद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। कतर के अमीर की ये भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में ये एक नया अध्याय है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह भारत और कतर के संबंधों को रणनीतिक आयाम देगा। कतर के अमीर की यह यात्रा भारत और मध्य पूर्व के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। इस वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक घोषणा के साथ साथ दोहरे कराधान को समाप्त करने पर भी समझौता हुआ। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और निवेश के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कतर के रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर की अगवानी की। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अब ऊर्जा आधारित निर्भरता से आगे बढ़कर व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग तक पहुंच चुके हैं। फरवरी 2024 में उनका कतर दौरा, इससे पहले यूएई, सऊदी अरब और ओमान के दौरे और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने इन रिश्तों को और गति दी है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध जो पश्चिमी एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत ही गहरे और बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। पहले हमारे जो संबंध थे, चाहे वो वहाँ के बड़े देश हों, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो कितने बरस हो जाते थे जो वहाँ पर हमारी कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र की भूमिका अहम रही है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है, जो भारत के कुल एलएनजी आयात का 45% हिस्सा है। हाल ही में हुआ पेट्रोनेट कतर ऊर्जा समझौता अगले 20 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारत और खाड़ी देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन भारत और खाड़ी देशों का रिश्ता अब सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल, वाइकॉम 18 और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यूएई और सऊदी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी में भी भारत के प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। अब जो ये रिलेशनशिप है, इसको एक नया दायरा मिल गया है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पे बदल गई है और बहुत घनिष्ठ पॉलिटिकल रिलेशंस होते जा रहे हैं भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज जैसी पहलों के माध्यम से फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। और ख़ास बात यह है कि भारत के संबंध जो हैं अब दोनों पक्षों के साथ, जैसे एक तरफ ईरान के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, इजराइल के साथ भी उतने अच्छे रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंस समझी है इस रीजन की, कि वो एक बहुत दूर नहीं लेकिन एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में यह संख्या करोड़ों में है।
वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी और तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय संस्कृति की गहरी छाप खाड़ी देशों में देखी जा सकती है। आयुर्वेद को मान्यता मिलना और भारतीय विश्वविद्यालयों का वहां विस्तार भारत और खाड़ी देशों के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत और मध्य पूर्व के रिश्ते अब नए व्यापार मार्गों और वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करेगा। अखिलेश सुमन, DD न्यूज। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय में सचिव CPV और OIA अरुण कुमार चैटर्जी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच इस बहुस्तरीय संबंध को और गहरा करने की इच्छा जताई है। Prime Minister held bilateral talks with His Highness the Amir at Hyderabad House. Both leaders recalled the historic trade linkages, deep-rooted people-to-people ties, and robust bilateral relations between both the countries. They expressed the desire for further expanding and deepening of the multifaceted relationship between the two countries. विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने यह भी बताया कि भारत और कतर एक दूसरे के साथ व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच सालाना लगभग $14 अरब का व्यापार होता है। Both sides have today agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard today. The trade today between India and Qatar is about $14 billion annually. Both sides have agreed to set a target to double this in the next 5 years. The Qatar's sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority, currently has about $1.5 billion FDI in India in sectors like retail, power, IT, education, health, affordable housing, etc. Now, both leaders today identified a number of areas in which the Qatar Investment Authority can increase investments in India. This includes infrastructure, ports, shipbuilding, energy, including renewable energy, smart cities, food parks, startups, and new technologies such as artificial intelligence, robotics, and machine learning. तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत और कतर की साझेदारी को किस तरह से मिल रहे हैं नए आयाम और क्या कुछ इसका खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों पर असर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वाधवा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। वाधवा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो 70 के दशक से पहले के दोनों देशों के संबंध हैं, लेकिन 2015 के बाद या मोदी सरकार के नेतृत्व में कैसे इन संबंधों को नई ऊंचाई मिलता हुआ देख रहे हैं? पिछला दशक बीता है उसमें बहुत सारे हाई लेवल विजिट्स दोनों तरफ से हुए हैं, GCC और वेस्ट एशिया के बीच में और भारत के बीच में। उससे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड और जो दूसरे क्षेत्र हैं इन सभी को बढ़ावा मिला है। अभी हमने देखा कि कतर के साथ आज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एग्रीमेंट भी साइन हुई है, और साथ ही साथ जो रिवाइज एग्रीमेंट है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन और अवॉइडेंस ऑफ फिस्कल एवेजन फॉर टैक्सेस, उससे आगे चलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वो हासिल करने में सहायता मिलेगी। जो क्षेत्र दोनों देशों के व्यापारियों ने आइडेंटिफाई करे हैं, आज जो बिजनेस फोरम हुआ था उसमें भी हमने देखा है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कतर और भारत पहले सहयोग नहीं करते थे, लेकिन अब ये क्षेत्र नए उभर कर सामने आए हैं, स्पेशली जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है और न्यू एज इंडस्ट्री है, जिसमें कतर देख रहा है कि भारत में एक टैलेंट पूल है जिसको कि यूटिलाइज किया जा सकता है और भारत की इकोनॉमी तेजी से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है।
तो अभी तक जहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी थी, जो केंद्र बिंदु था, उससे हटकर अब एक डाइवर्सिफिकेशन इस रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आ गई है। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भारत इन देशों के साथ बना रहा है, उससे आगे चलकर इस क्षेत्र में भारत की जो साख है और जो इन्फ्लुएंस है, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो 9 मिलियन डियास्पोरा इस क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत और इन देशों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहे, और इन देशों में स्टेबिलिटी और पीसफुल वातावरण रहे, ताकि उनकी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस ना आए। और भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रेमिटेंसेस यहाँ से आते हैं खाड़ी के देशों से और वेस्ट एशिया से, वो भारत के में रहने वाले उनके फैमिलीज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। प्रोफेसर संजय, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से दोनों देशों के जो विभिन्न क्षेत्रों में जब हम भागीदारी की बात करते हैं, और जिस तरह से एम्बेसडर वाधवा ने बताया है कि कई नए क्षेत्र भी अब इसमें जो है लगातार शामिल हो रहे हैं, जिस तरह की गर्मजोशी दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिली जब प्रधानमंत्री कतर के अमीर को लेने एयरपोर्ट पर गए, मेरा भाई कह के उन्हें संबोधित किया, तो ये जो कनेक्ट है ये इन संबंधों में कितना मजबूत आधार दे रहा है? कि निश्चित रूप से भारत के अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। और आप ये मान के चलिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पावर में हैं, ये उनका दूसरा दौरा है। 2015 में उन पहला दौरा था, अभी 2025 में आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ गए थे। 2-3 पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। पहला, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप मान के चलिए कि कतर किसी भी देश के लिए या गल्फ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। कई तरीके के नेगोशिएशंस, डायलॉग, डिस्कशंस अभी भी आप देखिए कि यूएस रशिया के बीच, या जो गाजा को लेके जो नेगोशिएशंस, पीस प्रोसेस चला, वो भी कतर में चला। तालिबान के इशू को लेके भी कई तरीके के राउंड्स हुए, तो वो कतर में हुए। तो ये बात मान के चलिए कि कतर दक्षिणी एशिया के ही लिए नहीं, पूरा गल्फ और पूरे एशिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत का जो एक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, जिसको कतर की सरकार ने बार बार अप्रिशिएट किया कि वो जो उनके डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कतर भारत को जो देखता है, एक तरीके से सर्विस सेक्टर का जो कांस्टेंट सप्लाई कतर के लिए और गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से कतर हमेशा भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है। तो तीसरी बात है कि ये भारत का जो अपना एक टारगेट है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना है। तो ये बात मान के चलिए, कतर भारत को एक बहुत बड़े एनर्जी मार्केट के रूप में भी देखता है। जो बाकी जो क्षेत्र हैं, जो नॉन एनर्जी, जो उसके विरुद्ध अलावा भी जो दूसरे क्षेत्र हैं, उसमें भी वो भागीदारी की बात करते हैं। लेकिन एनर्जी के रूप में भी आप अगर देखेंगे, लगभग $10 बिलियन का जो LNG और LPG 4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भारत करता है। और आप ये बहुत बड़ा एक क्वांटम है कि जो 10 बिलियन डॉलर करता है, तो वो लगभग भारत का 48% इंपोर्ट को कवर करता है। और जो LPG जो करता है, लगभग 29% इंपोर्ट को कवर करता है। बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है। और निश्चित रूप से कतर ये देखता है कि भारत एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मिडिल क्लास मार्केट है, वहां पे हमेशा एक स्कोप रहेगा इंपोर्ट करने का। लेकिन भारत ने चूंकि एक कदम हटके और एक लीग से हटके भी बात की कि जो नॉन एनर्जी से उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट किया जाए। उसमें जो खासकर आज के दिन भारत की एक निगाह है कि हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल जो डिवाइड्स हैं, उनको मीट करने का कोशिश करें। जो टेक्नोलॉजिकल गैप है दुनिया में नॉर्थ साउथ के बीच में, जो डिजिटल डिवाइड है नॉर्थ साउथ के बीच में, उसको, तो उसमें जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक डायलॉग, नेगोशिएशन, एक पार्टनरशिप तरफ भारत बढ़ रहे हैं। और इसी क्षेत्र में भारत और कतर के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। बाकी जो कल्चरल सेक्टर है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये भी इन दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और एक और जो पक्ष है, जो पूरे खासकर जो G20 समिट हुआ तो उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, उसको भारत को मिडिल ईस्ट के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस तक जोड़ने का पूरा की व्यवस्था की गई। तो निश्चित रूप से जो एक बिजनेस हब मिडिल ईस्ट या कतर दोहा हो सकता है, वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरीके का कॉरिडोर जो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये बात साफ है कि भारत के लिए कतर या मिडिल ईस्ट के कोई भी देश, और आप बॉर्डरिंग भी आप देखते हैं कि कतर का बॉर्डर यूएई के साथ लगता है, सऊदी अरबिया के साथ लगता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी जियो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही पक्ष है, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक, दोनों ही भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कतर के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ देते हैं। और एक और पक्ष है जिसको हम बिल्कुल देख कि भारत एक सेकुलर और एक विभिन्नताओं का देश है, जिसमें हर फेथ के और हर रेशियल के लोग रहते हैं। तो ये भी बात भारत मैसेज देता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबल कंसर्न्स को और ग्लोबल गुड्स को ध्यान में रखते हुए हमारी विदेश नीति आगे बढ़ती है। और हम बहुत इंक्लूसिव एजेंडा के साथ में किसी भी देश से जुड़ना चाहते हैं। और देखिए भारत का जिस तरीके से यूएई, सऊदी अरबिया, कतर और बाकी जो देश हैं उन सब के साथ में एक स्ट्रॉन्ग जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है, ये एक इंडिकेशन है। और जिस तरीके से वार्मनेस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे गए और उनको रिसीव किया है, ये अपने आप में बयान करता है कि भारत की कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कतर के बिल्कुल इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वाधवा आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब बात होती है कि भारत के लिए कतर और कतर के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं। 2023 में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी दोनों देशों ने मनाई थी। ये संबंध कितने मजबूत अब और होते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, कुछ सालों से भारत और कतर के बीच में जो आदान प्रदान हुआ है हाई लेवल पर, उसके चलते बहुत व्यापक ढंग से कई मुद्दों पर फोकस हमें देखने को मिला है। अभी तक हम देखते थे कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ये एनर्जी पर केंद्रित थी, जो एनर्जी सिक्योरिटी है जो भारत को मिलती है कतर से। लेकिन पिछले साल बायलैटरल ट्रेड जो है वो 19 बिलियन से घटकर 14-15 बिलियन हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि भारत भी एनर्जी में अब डाइवर्सिफिकेशन भारत ला रहा है। और पिछले साल हमने देखा कि एनर्जी इंपोर्ट्स जो थे रशिया से बढ़ गए थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत और कतर अपनी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इकोनॉमिक साइड में, एक तो डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दें और दूसरा इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमने देखा है कि 2000 से लेकर 2024 तक 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कतर से भारत में हुई है। उसमें काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जो जिसमें कतर ने इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन अब दूसरे क्षेत्र आगे आ गए हैं। और इसमें कतर को देखना होगा कि किस तरह भारत के साथ इन्वेस्ट करके वो आगे अपनी इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई करे। दूसरा मुद्दा यह है कि जियो स्ट्रेटेजिकली 2008 में हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट बायलैटरल समझौते करे थे कतर के साथ में।
उसके चलते डिफेंस साइड में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन भी हमने देखने को हमें दिखाई दे रही है। और अब बायलैटरल जो एक्सरसाइजेज होती हैं कतर के साथ में, ये नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस क्षेत्र के लिए, और इसको भी डाइवर्सिफाई करने का, एक्सपैंड करने का समय आ गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में और जॉइंट प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा स्कोप है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो विंड एनर्जी है और जो सोलर एनर्जी है, इसमें भी कतर को भारत के साथ काम करने का अब मौका है। भारत ये चाहेगा कि कतर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करे, और डिफेंस में और बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है और न्यू एज इंडस्ट्री जो है, जैसे एआई है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल उभर के सामने आई हैं, उसमें भारत के साथ काम करे। और जो जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है तो इस रिलेशनशिप का, वो तो हमने देख लिया है, क्योंकि कतर अब काफ़ी बहुत एक्टिव है। पहले वेस्ट एशिया में एक्टिव था, उसके बाद जो हमास और इज़राइल के बीच में जो संबंध है उसको सुलझाने में कतर ने काफ़ी मदद करी है, अभी भी बहुत एक्टिव है, और आगे चलकर जीसीसी और अरब देशों के साथ कतर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन में, जो कि एक ऑल्टरनेट एक प्रपोजल अरब देश बनाने जा रहे हैं ताकि गाज़ा से पैलेस्टीनियंस का डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए। तो इसमें भी भारत को बहुत रुचि है। कतर की तालिबान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और हमारे नेबरहुड में हमने देखा है कि हमारी जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ के साथ में, उसमें भी कतर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, भारत का जिस तरह से खाड़ी देशों के साथ फोकस है और उसके साथ लगातार संबंध भी हैं, ऐसे में भारत और कतर के बीच जो बढ़ती ये साझेदारी है विभिन्न क्षेत्रों में, और रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो हम बात कर रहे हैं, लगातार इसमें विस्तार हो रहा है, ये कितनी अहम भूमिका निभा सकती है? रमा जी, देखिए, अगर आप जो हम कहते हैं कि नॉन ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा जो भागीदारी, तो मुझे लगता है 4 जो नए एरियाज अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं एक पार्टनरशिप, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बढ़ रहे हैं। पहला एजुकेशन का, जिस तरीके से भारत एजुकेशन सेक्टर में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जो कैंपसेस खोले जा रहे हैं ना केवल कतर में, बाकी आप दुबई और बाकी सऊदी अरबिया और बाकी कंट्रीज में भी खोले जा रहे हैं। तो एक एजुकेशन सेक्टर है जिसमें भारत के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो सकती है। दूसरा जो क्षेत्र है वो फूड सिक्योरिटी की, और अभी एमओयू में भी ये बात लेके आए हैं कि फूड सिक्योरिटी, कि भारत का जिस तरीके से खाद्यान्न का उत्पादन होता है, और खासकर जो सीरियल्स और पल्सेज और इनका जो एक्सपोर्ट होता है, तो निश्चित रूप से एक फूड सिक्योरिटी की तरफ भी, और भारत ने G20 का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा भी था कि हम ग्लोबल साउथ का जो ग्लोबल गुड्स हैं उसको एंश्योर करें। जो तीसरा सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर में निश्चित रूप से एशियन कंट्रीज में भारत का एक अपना एक लीडिंग रोल है, चाहे गल्फ कंट्रीज से जो पेशेंट्स हैं, या बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हैं, या बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से, इन सब से भारत कॉन्स्टेंटली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और हेल्थ के सेक्टर में जो भी, चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या दूसरे क्षेत्र में हो, यहाँ पर भी गल्फ कंट्रीज के साथ भी भारत हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ को प्रमोट करने का काम कर रहा है। जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो जरूरत है मुझे लगता है आज के दिन ग्लोबल साउथ और जो डेवलपिंग कंट्रीज और एशियन कंट्रीज का, वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में जो नई टेक्नोलॉजीज, मैंने जैसे डिजिटल डिवाइड की बात की या एआई की बात कही, ये जो भी ये सेक्टर्स हैं जो इमर्जिंग एरियाज हैं, और उसमें भारत का एक दबदबा है आईटी सेक्टर में। जो हमारा आईटी सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं, और जब आप देखते हैं कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो अमेरिका में और हर तरीके के कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना लीडिंग रोल निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कतर के साथ हमारा जो एक पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि हम जो आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक भागीदारी हम दोनों देशों के बीच में निभाएं। तो ये जो 4 एरियाज हैं, इनके साथ साथ जो बाकी कंसर्न्स, ग्लोबल कॉमन्स की जब मैं बात करूंगा, उसमें चाहे क्लाइमेट चेंज हो या बाकी ग्लोबल वार्मिंग हो, इन सब मुद्दों पर भी भारत देखता है कि एक बड़ी एक वॉइस क्रिएट करे, जिसको भारत लीड करे और ग्लोबल नॉर्थ के साथ में हम नेगोशिएट करें।
बाकी जो क्षेत्र हैं, अपकमिंग एरियाज हैं, खासकर जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आती है, जब ट्रेड की बात आती है, तो सारा जो ट्रेड है इंडियन ओशियन से होते हुए, चाहे साउथ चाइना सी जाता है, जापान में, चाइना में, बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो सी लेन कम्युनिकेशन है, बिल्कुल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बिल्कुल माध्यम से जो कनेक्टिविटी पे जोर है वो भी लगातार जो है भारत के फोकस में है। एम्बेसडर वाधवा, बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो बन रहा है, ये कनेक्टिविटी के इस लक्ष्य को कितना पूरा करेगा और किस तरह से इसका ओवरऑल अगर हम असर देखते हैं क्या कुछ होगा? तो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें बहुत सारे देशों ने रुचि जताई है। जब G20 समिट के दौरान इसका पदार्पण किया गया था, उसके बाद से कई यूरोपियन देश सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और इसी तरह से GCC में भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे बिना ये IMEC कॉरिडोर है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उनकी इसमें रुचि है और टर्की जैसे देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेल लिंक्स हैं, इसको सबसे पहले सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो हैं उनको रोड कनेक्टिविटी पे भी जोर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आगे चलकर बाकी जो देश हैं जैसे कतर है, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ये एक ऑल्टरनेट रूट है जो कि सी से ना जाते हुए एक लैंड रूट और फिर सी रूट दोनों बिल्कुल कई तरह की संभावनाओं को खोलता हुआ दिखाई देता है और उसमें जो भारत की बढ़ती अहमियत है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। एम्बेसडर वाधवा, संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।